कल बात कर रहे थे लिटरेचर रिव्यू की, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि उसका प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है। थ्योरेटिकल में तुमने बता दिया लिखना है कैसे है, उसमें क्या लिखते हैं, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सब बता दिया उसके अंदर। अब उसमें कि भाई थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल साइड से निकल के प्रैक्टिकल साइड में कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से अपने को मैटर मिल सकता है, तो कुछ जो क्या कहते हैं उसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैटर मिलता है, उसके अंदर एक क्लिक करके तुम्हें दिखाती हूँ मैं। ये दिख रही है? दिख रही तुमको? ओके। तो ये एनसीएच वाला का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। अगर तुम्हारा कोई बाय चांस ऐसा कोई स्क्रीनशॉट रह जाए जो तुम्हारे आसपास, तुम्हें दोस्तों के पास भी ना हो, मुझसे दोबारा पूछ लेना कि मैं वो वाला रह गया, मैं तुमको वो दोबारा दे दूंगी कि वो खोल के कि ये चीज़ अगर किसी की मिस हो गई, एक दो लोगों से पूछो होगा किसी के पास में, तो मैटर का किसी का रह जाए तो मुझसे बोल देना, क्योंकि एक या दो पेज या कोई ऐसे कोई मिस हो जाए किसी के, जो किसी के पास नहीं बाई चांस, या उसका कोई क्लियर नहीं आया, स्क्रीनशॉट लिया तो वो जूम आउट करके क्लियर नहीं आ रहा, तो मेरे से दोबारा पूछ लेना वो, ठीक है? मैटर सारा मिल जाएगा तुम्हें, वहां मिलना मुश्किल है उसको। तो अब अपने ने पढ़ा था, ये एनसीएच वालों का दिया हुआ है कि उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में, कि बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड के बारे में या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में जो हम पढ़ के आए थे, और उन्होंने कुछ लिंक्स ये दिए हुए हैं। तो इसके अंदर इसका आई थिंक जूम हो जाता है, इसको ऐसे देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क या जस्टिफिकेशन ऑफ द यूजेस ऑफ द रिजल्ट, इन्होंने जैसे कैसे लिखा है इस बैकग्राउंड को, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हो, जस्टिफाई व्हाई यू थिंक सच अ स्टडी इज रिक्वायर्ड इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट नॉलेज क्या है, इन्फॉर्म व्हाट इज द प्रेजेंट नॉलेज इन द सब्जेक्ट, गैप्स क्या है, मैं तुमको जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसको इन्होंने एक तरीके से ये 4 लाइनों में ऐसे कन्वर्ट किया। गैप्स क्या थे, टेल द गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग यू थिंक योर स्टडी कैन फिट। तो जो स्टडी बैकग्राउंड या लिटरेचर रिव्यू का जब तुम स्टार्ट करते हो उसका, तो इसमें थोड़ा बहुत इस तरीके से ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उसके अंदर, ये मैटर लिखा जा रहा है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आर्गुमेंटेशन जो मैंने बताया था, क्वेश्चंस द एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव सम अदर पर्सपेक्टिव टू प्रपोज, कि भी जो थियोरेटिकल फ्रेम में कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव उसके बारे में कुछ बताओ, अगर जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम्हारा उसके बारे में कोई नया एंगल है तुम्हारे दिमाग में, तो वो लिखो, आर्गुमेंटेशन बोलते हैं उस चीज को। पॉसिबल आंसर्स, प्रपोज पॉसिबल आंसर्स टू द सिचुएशन, अब उसका क्या हल है, हाइपोथेसिस, प्रपोज योर हाइपोथेसिस, ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा उसमें डलता है। और जो उसके बारे में पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स जो डले हुए हैं वो डालो। जस्टिफिकेशन जैसे बोला, व्हाट इफ, टेल व्हाट योर हाइपोथेसिस इफ प्रूवन करेक्ट कुड प्रूव, क्या हो सकता है, मतलब ये जो सारा एक, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सिर्फ दूसरी जगह से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको एक तरीके से बिल्ड करना है। एक कहानी डाली गई है एक उसके अंदर, तो वो कहानी का में कौन कौन सा मैटर आएगा और वो कहानी आपस में लिंक कैसे हो, स्टार्ट कैसे हो, बीच में क्या क्या डले, उसके बाद में क्या डले, लास्ट में क्या डले, ऐसे करके। जस्टिफिकेशन, टेल व्हाट योर हाइपोथेसिस इज इफ प्रूवन करेक्ट और प्रूवन कुड प्रूव। फ्यूचर इसका क्या है, एक्सप्लेन द पॉसिबल वाइडर एप्लीकेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। तो ऑलमोस्ट जो कल हमने किया ये उसका थोड़ा सा और कंसाइज फॉर्म में उसको दिखाया गया है। और इन्होंने कहा स्टडी बैकग्राउंड लिटरेचर, अ पीस ऑफ एकेडमिक लिटरेचर ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक प्लेस्ड इन कंटेक्स्ट एंड मे इंक्लूड क्रिटिकल एवल्यूशन ऑफ द मटीरियल, इसे बोलते हैं एकेडमिक लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या एकेडमिक लिटरेचर, ये पीस ऑफ इसका बोला जाता है। तो इसको क्या चीज है, वो ये है स्पेसिफिक टॉपिक पे उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस क्रिटिकल एवोल्यूशन करके, क्रिटिकली तुम सोचते हो कि ये चीज में इसमें ऐड की जाए इस टॉपिक में या नहीं की जाए, वो सारा मैटर उसमें डाला होता है। और कॉम्प्रिहेंसिबल समरी होती है,
ऑफ प्रीवियस रिसर्चर। जो ऑलरेडी रिसर्चर, तुमने 10 निकाली, 20 निकाली, 50 निकाली, उसकी समझने लायक समरी उसमें डली होती है। वो सारा मैटर कॉपी पेस्ट नहीं होता उसके अंदर, कि वो पोर्शन डालो जो काम आ सके उसके अंदर, ऐसे करके। तो उसके बाद एक मिनट, literature search involves identification of main concepts. तो identification of main concepts, selection of library resources to search from, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहाँ से, मतलब कहाँ से सर्च हो रहा है, कंसेप्ट ढूंढो, लाइब्रेरी से ढूंढो, सर्चिंग रिसोर्सेज, और कहाँ से, मतलब बुकलेट्स वगैरह या जर्नल्स वगैरह, रिव्यू एंड रिफाइनिंग रिजल्ट्स, मतलब सर्चिंग सोर्सेज भी कौन कौन से होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उस रिसोर्सेज की भी एक लिस्ट बनती है कि तुमने कहाँ से देखा। रिव्यू एंड रिफाइनिंग द रिजल्ट्स, लास्ट में तुम देखते हो कि भाई इतना सारा कुछ मैंने डिवाइडर पढ़ा, उसका रिव्यू अपने दिमाग में देना, मतलब लास्ट में देना, और लिखना। जैसे कि उसको बोला जाएगा, जैसे मैंने कल तुमको लास्ट में बताया कि जब स्टार्टिंग करो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो, या बैकग्राउंड क्या था वो लिखो, फिर बीच में लिखो कौन कौन सी स्टडीज से क्या क्या मिला, उसका समरी फॉर्म लिखो, लास्ट में उतना कुछ पढ़ने के बाद तुम्हें उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव्स कुछ निकले हैं उसके बारे में अपने ओपिनियंस लिखो, लास्ट में एक तरीके का कंक्लूजन लिखो कि भाई क्या, थोड़ा सा आइडिया उसका। तो कंक्लूजन मतलब तुम्हारी बुद्धि ने उसके बारे में, अब तुम्हारी बुद्धि उसमें क्या कहती है, तुम उसमें क्या कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे इन्होंने बोला है, फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर द स्कोप ऑफ द स्टडी, मिसिंग लिंक्स एंड द गैप इन द नॉलेज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक। दो चीजें पढ़ते हो, जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अगर किसी या इसकी स्टडी की क्या स्कोप है, इससे और क्या सीखा जा सकता है, या और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ इस टॉपिक के, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जब तुम लास्ट में कंक्लूजन देते हो तो यही समझ में आता है कि ये अवेलेबल था, ये प्लस माइनस थे, मेरी बुद्धि ने ये बोला, और ये मुझे गैप लग रहा है, और क्या सकता है। और गैप जरूरी थोड़ा ना एक ही हो, और भी मल्टीपल गैप, मतलब और भी उसमें काम करने के एरियाज हो सकते हैं। तो ये सब कुछ उसमें दिया होता है, मतलब लिखने के स्ट्रक्चर में। तो ये है दो चीजें, एक ये रिव्यू रिव्यू रिसोर्सेज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, ये है पबमेट, और ये तुमको बताया था, ये हेडिंग से लिखा हुआ है, और कौन कौन सा किस में क्या मिल रहा है वो सब इन्होंने मेंशन कर दिया। कुछ है ये वाले और इसमें मेंशन कर सकते हो, जो क्योंकि पबमेट और गूगल स्कॉलर हैं, ये फ्री है, तो स्टार्ट करो तो सबसे पहले इसी से करो, गूगल स्कॉलर से। सीधा गूगल पे सर्च नहीं करना है, गूगल स्कॉलर पे सर्च करना है जाके, ठीक है। और पबमेट के अंदर ये ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, तो ये तुम्हें अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद में तुम और चाहते हो तो ये और चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। रिसर्च गेट भी इसमें एक ऑप्शन है, और ये है थोड़ा सा एरिया ट्रायल रजिस्ट्री वगैरह। जब तुम ये, इसके बारे में तुम्हें नॉलेज रखनी चाहिए, जो तुम्हारी स्टडी है अगर क्लिनिकल टाइप की है या ऑब्जर्वेशन टाइप वाली भी आजकल वो मांगते हैं कि जब तुम स्टडी स्टार्ट करते हो, इवन की एमडी वालों को तो स्पेशली, तो अपनी स्टडी का जो तुम पूरा ये प्रोटोकॉल वगैरह पूरा बना लिया तुमने, साइनॉप्सिस वगैरह बना लिया, तो इस वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है सेंटर को कि मैं ये स्टडी यहाँ पे कर रही हूँ। इससे रिसर्चर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तुम्हारे रिसर्च की वैलिडिटी बढ़ती है। कल को तुम किसी भी, आजकल जो पीयर रिव्यूज जर्नल्स हैं, पीयर रिव्यू मतलब वर्ड पीयर रिव्यू यूज किया, तो मतलब जर्नल्स जो हैं, जो अच्छे जर्नल्स हैं, वो ये मांगते हैं कि तुम पहले यहाँ रजिस्टर्ड, तुम्हारी जब स्टडी स्टार्ट हुई थी तुमने यहाँ पहले रजिस्टर किया था। इट मीन्स कि तुमको पहले इतने तक की नॉलेज तो थी कि भाई इसको रजिस्टर करते होते हैं, तो इसका मतलब तुमको बेसिक नॉलेज थी और उसको इस चीज की नॉलेज थी, उसके बाद तुमने स्टडी करी होगी वो अच्छी करी होगी। तो एक तरीके से ये तुम्हारा प्लस पॉइंट्स, बोनस पॉइंट होता है एक तरीके से, कि अगर यहाँ किया हुआ है। और आफ्टर आई थिंक 2018 या 19 से पहले वाली स्टडीज, क्योंकि जब तक इतनी नॉलेज नहीं थी तो वो ले रहे थे जो अच्छे जर्नल्स थे। उसके बाद की आई थिंक 2000 के बाद की तो वो कोई स्टडी अब पीयर, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है
तो वो जर्नल में पब्लिश ही नहीं होती है, ढंग के जर्नल्स में ऐसे करके। तो जो ढंग के जर्नल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ऐसे करके। और ये कुछ टेक्स्ट बुक्स या सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं, और ये स्पेसिफिक ये कुछ टेक्स्ट हैं होम्योपैथी से रिलेटेड, कुछ केस टेकिंग से उसमें रिलेटेड, ये खोल खोल के लिंक्स देखना इसमें क्या क्या है तुम्हारे इसके अंदर। तुम्हें ये इसका क्लिक कर लो, जूम आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये क्लिक्स इसके ये देख लेना इसके अंदर, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। ये ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें एक पेज तुम्हें हेल्प करेगा। एक पेज और है, इसी से ऑलमोस्ट तुम्हें प्रैक्टिकल, और अभी इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज और निकाल दूँगा तुम्हें वो कहीं और से मिला था मुझे कि वो भी तुम्हें हेल्प कर सकता है, कि है ऑलमोस्ट यही बातें, एक दो चीज़ें शायद नई और मिल जाएं उसमें तुम्हें, तो वो हेल्प करेंगे। तो इन वेबसाइट्स पे पहले जाके देखना है तुम्हें, तो कि क्या चीज़ है, मतलब ये वेबसाइट्स क्या, कौन सी वेबसाइट क्या किस तरीके का मैटर अवेलेबल करवाती है, कहाँ है। तो ये तुमको कोई भी, जब ये इनमें से कोई वेबसाइट वगैरह खोल के देखोगे तो तुम्हें वो थोड़ा सा आइडिया दे देगी। अगर उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि तुम पहले उसके बारे में वीडियो देख लो, जैसे गूगल स्कॉलर क्या चीज़ है, किस किस तरीके की उस पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, गूगल स्कॉलर पे सर्च करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई है अलग तरीके से कि उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो वो जाके उस पर ऑपरेट करो और उसको देख लो। ऐसे ही जो ये पबमेट हैं इनके अलग ही ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार्ट करो एक बार में और यहीं से इसमें निकालो। और एक और चीज़ है, ये देख लो, ये वाली भी होगी, इसका क्लिक और कर लो, ये दे रखा है ये वाला, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एलिस्टर कॉकरेन गूगल, इनमें से कुछ इंडमेड ऐसे करके ये भी नाम है ऐसे करके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जाके देख लेना। जो ये गूगल स्कॉलर और ये जो तुमको पहले बताया था पबमेट, ये तो सीधा मिलता है, फ्री है, कुछ का ये बनाना पड़ता है। और जो ये पबमेट वगैरह है इस पे लगभग हर टाइप की रिसर्च मिल रही है फ्री में। और जो ये कॉकरेन नाम से ये जो मिलती है, इस पे ऑलमोस्ट अगर कोई सिस्टमेटिक रिव्यूज हैं या मेटा एनालिसिस हैं या प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है या जो अपने कहते हैं आरसीटीज वगैरह है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, वो ज्यादा मिलती हैं। तो इन सब के नाम जितने तुमको बताए हैं, अब हर चीज को जाके सर्च करोगे तो पहले उसके बारे में सर्च करना कि भाई इसके ऊपर किस तरीके का मैटर मिलता है, तो तुमको उस तरीके का मैटर चाहिए, तुम्हारी स्टडी डिजाइन वैसा है क्या ऐसे वाला, तो इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट शायद ऐसा नहीं है कि जो कोक्रेन में यहाँ पे मिल रही होगी तो वो पबमेट में नहीं मिल रही होगी, ऐसा नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर तुम्हारा स्पेसिफिक है तो वह बढ़िया ऐसी जगह पे ढूंढो उसके अंदर, अगर तुम्हारी स्टडी ऐसी है उसके अंदर, तो हेल्प करेगा तुम्हें इसको बिल्ड करने में। अब दो तीन इसमें से वर्ड यूज होते हैं कि ये तो तुम्हें साइट्स बता दी कि इन साइट्स पे करना है। एक ये साइट है दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ओके अपलोड नहीं हो रही, मेंडले नाम से आती है ये दिख रही है तुम्हारी स्क्रीन पे, आई थिंक दिखी, शेयर हुई थी, ये देखी, मैं वो स्क्रीन यूज करती हूँ तो वो उस पर दिखता नहीं है, mendeley.com। ठीक है, ये क्या है कि अब तुम इतना कुछ सर्च करोगे, ओके ठीक है, इतना सही, उस mendeley.com करके ये क्या कर रही है। अभी तक मैं तुमको जो ऑप्शंस बताए वो थे कहाँ सर्च करना है उसके ऑप्शंस, और जो सर्च कर रहे हो उस सर्च की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तुमने कौन सी वेबसाइट कितने बजे खोली वो टाइम नोट करना है। एक लिस्ट तुमको दिखा देती हूँ कि कैसे उसकी लिस्ट बनानी है, ताकि वो लिस्ट तुम्हें इन फ्यूचर बिब्लियोग्राफी रेफरेंस बनाने में हेल्प करे। तो जो तो टेक्स्ट फॉर्म में है, मतलब जो बुक्स हैं जर्नल्स हैं सीधे तुम देख रहे हो प्रिंट फॉर्म में,
हार्ड कॉपी में उसका तो जैसे तुमने जो ऑथर का निकाला है, तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैटर यूज किया है, तो उस ऑथर का नाम वगैरह यूज होएगा हर चीज। और वो कैसे लिखना है, रेफरेंस कैसे लिखते हैं, मतलब कि ये कैसे बताना कि मैंने उस बुक में से उठाया, उस बुक का नाम ये था, उसका ऑथर ये था, उसका एडिशन ये था, उसका पेज नंबर ये था, ये सब कुछ लिखा जाता है उसके अंदर। तो ये सब कुछ जब तुम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो तभी ये इकट्ठा कर लोगे इसी के साथ में कि भाई मैंने यहाँ से उठाया था, वरना बाद में भूल जाओगे उसका। तो ये तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, मतलब बाद में तुम उस मैटर को, तुम्हारे काम का मैटर था लेकिन ये नहीं बताता कि भाई ये कहाँ से उठा लिया मैंने, कौन सी बुक से उठा लिया, ऐसे करके, और कौन सी बुक का एडिशन कौन सा था, ये भी बहुत पंगा पड़ जाता है। तो ये जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर तुम स्टार्ट कर रहे हो, यही इसी टाइम के अंदर जब तुमने उठाया कि मैंने इस बुक से ये मैटर उठाया, तो उस बुक का सारा नाम और सब कुछ लिख लो। तो जो वो लिखने वाला काम होता है, जो हार्ड कॉपी है, उसमें तो लिखना पड़ेगा हाथ से कि भाई एक पेज लगा लो, उस पेज के ऊपर लिखते जाओ एक तरीके से, या फिर तुम एक फोल्डर लगा लो, फाइल बना लो वर्ड की, और उसमें टाइप करके उसमें रख लो, और ये इतना मैटर यहाँ से यहाँ तक था, और इसका ये इसका सारा उसका डिटेल्स थी उस बुक की। लेकिन अगर कुछ तुम ऑनलाइन सर्च करते हो तो उस ऑनलाइन का क्या चीज यूज हुई क्या नहीं हुई, ये जो तुमको मैंने वेबसाइट बताई है मेंडले, ये उस रेफरेंस की अपने आप लिस्टिंग रखती है कि तुमने ये मैटर यूज किया था, इतने बजे खोली थी, ये ऐसा करके गौर किया। और ये मेंडले क्या करता है, इसका डिटेल ट्यूटोरियल और देख लेना। पर ये रेफरेंस इनके ये एक ही नहीं है, और भी बहुत सारे इस तरीके के हैं, ज्यादातर मेंडले रेफर बोला जाता है कि ये कर लो यूज कर लो। तो ये स्टार्टिंग में ही इंस्टॉल करके स्टार्टिंग से ही यूज करो जब तुम काम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इसी ने तब से ही अपना बैकग्राउंड तुम्हारा एक तरीके से हिस्ट्री तैयार करके रख ली है तुम्हारी। तो जो हम गूगल की हिस्ट्री हम जो सर्च कर रहे हैं तो उसकी सारी हिस्ट्री तैयार हो रही होती है, और हम फिर दोबारा वहां जाके देख लेते हैं अरे हिस्ट्री के अंदर मैंने कौन सी चीज कब खोली थी। तो ऐसे करके ये तुम्हारी सारी जो ये सर्च वर्क और इस स्टेप की एक हिस्ट्री तैयार करके रख रही है, ताकि तुम्हें वो चीज बाद में याद ना रखनी पड़े। वहां से लास्ट में जब तुम्हारा अपना काम हो गया तो वहां से तुम लिस्ट जो डिटेल्स तुमने हाथ से लिखी है हार्ड कॉपी वालों की, ये वहां से डिटेल्स तुम्हें निकालनी आसान हो जाए। तो ये स्टार्टिंग से ही शुरू इसको कर दिया जाता है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद थीसिस जो लिखने बैठ रहे हो तब तो इसका कोई ज्यादा हेल्प नहीं होता, ये स्टार्टिंग से होगी। स्टार्ट जब तुम कर लिया काम, तुम स्टार्ट कर रहे हो, वहीं से शुरू कर दो। अभी साइनोसिस बन गया, तुम स्टेज से निकल गए हो, लेकिन अभी तुम काम करने वाले हो, तुम आज भी कर लो इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले दो चीजें इसको करनी है। एक तो चीज करनी है तुम्हें मेंडले, दूसरा ग्रामरली इंस्टॉल करो, ताकि जो तुम टाइप कर रहे हो उसकी स्पेलिंग्स वगैरह और उसका ये। और तीसरा आजकल एआई वो हेल्प और करने के लिए है कि तुम जो लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो, अगर लिखने में जैसे तुम बोला कि लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ेगा, तो तुम्हारे एक तो सेंटेंस बनने में अगर कोई दिक्कत आती है, या तुम्हें वो सेंटेंस और कैसे बेटर होता है, ये ग्रामरली भी हेल्प कर देता है कि बेस्ट ऑप्शंस क्या है। ग्रामरली नाम से आता है, फ्री है वो भी, तो फ्री चीजें हैं ये। तो ये एक रिसर्चर के लिए बहुत हेल्पफुल टूल्स होते हैं कुछ तो ये हेल्प करते हैं इसके अंदर। तो कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है, वेबसाइट सर्च करने से पहले मेंडली करो, और उसके बाद उसको सर्च करके अगर कॉपी पेस्ट लगा के कहीं और डाल रहे हो, और फिर क्योंकि सीधा कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं डाल सकता, उसमें तुमको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ एरिया, तो करने के लिए जो तुम अलग फाइल बनाओगे उसमें ग्रामरली तुम्हें हेल्प करेगी। तो ये तीन अलग और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जस्ट स्टार्टिंग जो तुम्हारी स्टेज है, इतना बेसिक काम तुम्हें करना है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अब 2-3 वर्ड्स और हैं जो सर्च करने में और हेल्प करते हैं। जैसे जो वर्ड्स उसे हम बोलते हैं जो हेल्प करते हैं, कैसे तुम्हारी सर्च को बेटर बनाते हैं, उसे हम बुलियन लॉजिक वाले वर्ड्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एंड और नॉट। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सर्च करने में हेल्प करती है अपने को सही तरीके से। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जैसे क्या बुलियन लॉजिक की बात कर रही हूँ, थ्योरी को छोड़ो, एग्जाम्पल पढ़ लेना, ये थ्योरी स्लाइड्स की सीखी है। जैसे एंड और नॉट, कैसे अगर तुम उस पर सर्च कर रहे हो, जैसे कि गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो या किसी और वेबसाइट जाके सर्च कर रहे हो, तो तुमको वर्ड अगर लिखना है तो तुमको लिखना है जैसे ड्रग्स एंड कैंसर। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो ड्रग और कैंसर दोनों का होगा वो आएगा, जो तुमको सर्च रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा। तो जो एंड और जो ये वर्ड लिखने हैं सारे बीच में लिखने हैं, जो कैपिटल्स में ही लिखने हैं। स्मॉल में अगर AND लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गूगल जो है वो सर्च इंजन उसको किसी और तरीके से पढ़ता है। अगर ये एंड को और नॉट को कैपिटल में लिखोगे उसके बीच में, तो ही इसका सेंस बनता है, तुम्हें ऐसा रिजल्ट देगा बेटर, ऐसे करके। तो
मतलब वो और भी दे देगा, लेकिन मे बी कई बार फालतू इन्फॉर्मेशन और मिलेंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए होंगी उसके अंदर। तो ये एंड करके लिखना है, ऐसे कैपिटल्स में लिखना है। तो ये सारे वर्ड जो बीच में लिखे जाएंगे कैपिटल्स में लिखे जाएंगे। तो ड्रग्स और कैंसर, जैसे कि लिख दिया कि भाई एलर्जिक राइनाइटिस एंड होम्योपैथी, तो एलर्जिक राइनाइटिस और होम्योपैथी दोनों वर्ड लिखे गए, दोनों से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो निकल आएंगी ऐसे करके। तो एंड ऐसे करेगा, जैसे एग्जाम्पल जैसे ने दिया हार्ट अटैक एंड स्मोकिंग, इसके एग्जांपल्स देखने, बस उसकी थ्योरी को छोड़ देना, थ्योरी को नहीं पूछने वाला नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, तुम्हें बता रही हूँ, ये कोई पेपर ऊपर में आने वाली बात नहीं होती, तुम सर्च तुम्हारा इजी हो, बस ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो हार्ट अटैक एंड स्मोकिंग, डायबिटीज एंड एक्सरसाइज, ऐसे करके इसके अंदर है। तो अब दूसरा जो वर्ड है वो होता है और। तो और में क्या करना है, और मतलब ये नहीं तो ये तो समझ में आया। तो जैसे फैकल्टी और टीचर और प्रोफेसर, तो वो तीनों की रिजल्ट दिखाएगा। इसमें जो पिक्चर बनेगी वो तीनों की बनेगी, मतलब जो और के अंदर बनेगी कि और के अंदर फैकल्टी भी वर्ड से अगर कुछ है, या टीचर वर्ड से भी कुछ है, या प्रोफेसर वर्ड से भी कुछ है, तो वो सारा कुछ दिखा देगा। एंड में क्या करेगा, जो हमने एंड वर्ड यूज किया वो तो बीच का ये चीज दिखाता है। जब तुम और लगाते हो तो ये वाला सर्कल भी पूरा दिखाता है और ये वाला सर्कल भी पूरा दिखाता है, मतलब सारे ड्रग्स से रिलेटेड दिखा देगा। अगर ड्रग्स और कैंसर लिखोगे तो ये टोटल दोनों सर्कल सारे ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है। तो वो क्यों, क्योंकि और मतलब अगर ये वर्ड भी यूज हो रहा है या दूसरा वर्ड भी यूज हो रहा है, मुझे सारा मैटर चाहिए। तो ये अपने को टोटल ये 100% है, ये 100%, 200% रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एंड लगाने से क्या हुआ, बीच का जो निकला 20%, ऐसे करके। तो 200% रिजल्ट चाहिए, मतलब वो वर्ड कहीं पे भी यूज हो रहा हो, अगर वो वर्ड तुमको फैकल्टी में भी यूज कर रहा हो, टीचर में भी यूज कर रहा हो, इधर भी यूज कर रहा हो, तो तुमको वो सब दिखा दे उसके अंदर। तो ये और वर्ड वहां यूज करना है एक तरीके से, जैसे स्टूडेंट्स या और लर्नर या पीपल, जो भी कुछ वर्ड अगर किसी चीज लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा वर्ड ना लिखा हो कि मैं तो ढूंढ रहा हूं लर्नर, लेकिन मे बी जैसी मैं रिसर्च ढूंढ रहा हूं उसमें दूसरों ने लर्नर वर्ड ना यूज किया होगा, उन्होंने स्टूडेंट वर्ड यूज कर रखा होगा। तो उनके हिसाब से मैं ये वर्ड डाल देता हूं साथ के साथ कि कुछ भी आ जाए। और नॉट का मतलब ड्रग्स नॉट एंटीबायोटिक। तो ड्रग अगर अकेला वर्ड तुमने सर्च किया, जैसे उन्होंने लगा दिया कि ड्रग्स दिखा दो, जैसे कि उन्होंने दिखा दिया कि एलर्जिक राइनाइटिस दिखा दो, जो सबसे कॉमन गलती करते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस दिखा दो। तो एलर्जिक राइनाइटिस तो की दुनिया में कितने तरीके की उसमें कुछ मैटर अवेलेबल होगा, उन्होंने सब दिखा देना है। तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम वहां लिखोगे नॉट एलोपैथी या नॉट आउट ऑफ इंडिया वाली भी नहीं चाहिए ऐसे करके, तो या फिर आउट ऑफ इंडिया वाली ही चाहिए, नॉट इंडियन ऐसे करके इंडियन ऑथर ऐसे समथिंग ऐसा कुछ है। तो नॉट इन पब्लिश भी हो सकता है, नॉट पब्लिश अगर वो दिखाए तो, कि शायद पब्लिश नहीं हो रखी, अगर कहीं और अवेलेबल है किसी वेबसाइट्स वगैरह पे तो वो भी दिखा सकता है। वरना पब्लिश वाली तो सिर्फ वही दिखाएगा जो किसी जो ऑथराइज पब्लिश, जो ये जितने तुमको सर्च इंजन वो वेबसाइट्स वगैरह दिखाई हैं उन्हीं पे जो अवेलेबल है। हो सकता है कहीं और पर्सनल किसी की वेबसाइट्स वगैरह हो वहां पे हो, जैसे कॉलेज में होती हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज की जो काम है वो स्टूडेंट्स के काम को वेबसाइट पे डाल देते हैं, लेकिन उसको एज ए उनका कोई जर्नल नहीं है, ऐसे जस्ट उन्होंने वहां रख दिया, तो मे बी वो उठा ले। आई थिंक कि ये इसका मतलब ये कि उसकी सर्च इंजन के साथ वो काम कैसे करता है उसको समझ के ये चीजें वर्ड्स यूज की जाते हैं तरीके से। तो नॉट वर्ड वैसे तो बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन जहां चाहिए वहां हो भी सकता है। जैसे स्टूडेंट्स नॉट डेंटल, स्टूडेंट्स की बात तो कर रहा हूँ लेकिन डेंटल वाले मत दिखाना इसके अंदर ऐसे करके। तो डायबिटीज नॉट जुवेनाइल, ये प्रैक्टिकल ये वाली बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉट वर्ड यूज हो रहा होगा। तो अगर ये सबको एक साथ डाला जाए बाय चांस, इसका एक प्रैक्टिकल बड़ा एग्जाम्पल की बात कर रही है जैसे, तो ये है जैसे इन्फ्लुएंजा और फ्लू दोनों वर्ड एक ही तरीके से वेबसाइट दिखा सकती है, तो उन्होंने ये वर्ड दिखा दिया। और मिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ये वर्ड जो यूज हो रहा होगा कि इन तीनों में से इन्फ्लुएंजा, फ्लू या ऑर्थोमिक्सो वायरस के नाम से तीनों में से कुछ भी है तो सब दिखा दे मुझे, तो ये वर्ड वहां यूज हो गया। जैसे कि एक विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, या ये जो वर्ड है एस्कॉर्बेट, ये या एक बीच में वर्ड यूज होता है जैसे कि हाँ ये वाला वर्ड अपने बहुत यूज होता है, जैसे ट्रीटमेंट या थेरेपी या मैनेजमेंट, तीनों वर्ड यूज हो जाते हैं। तो तीनों वर्ड कहीं भी यूज हो रखे हैं, तुमको मैनेजमेंट देखना है या नहीं देखना, लेकिन कई जगह ये तीनों वर्ड मतलब इंटरलिंकली लिखे होंगे, लेकिन जो सही रिसर्चर है उसने तो वैसा लिखा होगा, लेकिन मे बी हर कोई इतना स्मार्ट नहीं है, तो उन्होंने वर्ड जैसे आउटकम या रिकवरी या सक्सेस लिखा हो सकता है ऐसे करके। तो एक दूसरा जो है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, अब ये तो हुआ और सारा के एग्जाम्पल आ गया। अब ये एंड और इकट्ठे भी यूज कर लो, जैसे
इन्फ्लुएंजा और फ्लू एंड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑरेंज जूस। तो ये वाले भी, इन्फ्लुएंजा वाला भी और विटामिन सी वाला भी, या फ्लू वाला विटामिन सी वाला भी, इन्फ्लुएंजा एस्कॉर्बिक एसिड वाला भी, इन्फ्लुएंजा आगे वाला फ्लू एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब सारे 1 2 3 4 5 जो वर्ड्स होंगे, इन पांचों वर्ड का आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन कहीं बढ़ रहा होगा, 2 मिल रहे हो, 1 मिल रहे हो, सब आ जाएगा ऐसे करके। जैसे ट्रीटमेंट और थेरेपी और मैनेजमेंट, ये एंड ये ऐसे करके इसके अंदर। तो एंड और एंड ये पूरा अगर एक ही वर्ड डाल दो तो ये एंड और एंड बीच में यूज हुआ है, लेकिन ब्रैकेट्स लगाने जरूरी हैं। अगर ये ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे तो ये काम नहीं करेगा, और बीच वाले अक्षर कैपिटल्स होने चाहिए, ये वाले। तो ये प्रैक्टिकल चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर कि ये कैसे बनाए, कि एंड और नॉट सिंगल सिंगल भी यूज होते हैं, कॉम्बिनेशंस में भी यूज होते हैं। नॉट ऐसा लगभग इनके दोनों के बीच में नहीं घुसता, अकेला यूज हो रहा होता है। एंड और इकट्ठे भी यूज होते हैं, लेकिन एंड और जब इकट्ठे यूज हो रहे होंगे तो ये ब्रैकेट्स यूज होंगे, वरना नहीं होंगे, और बीच के वो अक्षर कैपिटल्स होंगे। तो ऑलमोस्ट ये चलता है इसके अंदर। तो ये प्रैक्टिकल कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में था कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है। और अगर हाँ एक रिकॉर्ड तुम हाथ से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाथ से लिखने वाला भी एक मेरे पास आई थिंक मेरे पास पेज है कि जो मैंने बताया कि भाई जो अगर ऑनलाइन कुछ देख रहे हो तो ये रेफर करने वाली मेंडली तुम्हें बता देगी कि भाई ये कहाँ से उठाया था, कैसे उठाया था। ये स्टार्टिंग में कर लेना, ये बहुत हेल्प करेगी। और इसका पूरा ट्यूटोरियल वगैरह देख लेना, इसका स्कोप तुम देखोगे कि भाई और अपने को किस किस तरीके से हेल्प कर सकती है ये वाली। तो बहुत हेल्प करती है। आई थिंक मेरे पास लिस्ट फॉर्म में था वो, उसमें ये तो नहीं है, पर इस तरीके से भी यूज कर सकते हो तुम। 1 सेकेंड। उसमें हेडिंग्स चाहिए होती है, मतलब जैसे कि तुम कोई अब बुक खोलोगे, अगर उसकी एनाटमी फिजियो वाली बात है तो बात ये अलग है। ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% वैसे तो तुम ऑनलाइन ही देख रहे हो, कि कोई अगर तुम आर्टिकल भी देख रहे हो तो भी यहीं से ही देख रहे हो ऐसे करके। लेकिन अगर तुम लाइब्रेरी में कुछ देख रहे हो तो उसको कहा जाएगा, मेरे पास लिस्ट आई थिंक मेरे पास वो मिस हो गया पेज, वो निकाल के तुम्हें दिखाऊंगी। एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बनाने की हेडिंग्स क्या क्या होंगी। 1 सेकेंड हो तुम्हें दिखाऊं मैं, वो निकाल के, बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। हाथ से बनाने की अगर आदत नहीं बढ़ी तुमको तो गड़बड़ हो जाएगा वो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाद में रेफरेंस, अगर तुम्हारा रेफरेंस सही बना दिया ना तुमने, बहुत ही प्लस बोनस पॉइंट होता है उस बात का। तो अगर ये, और होती कोई मेहनत नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में जब तुम वो चीज बना रहे हो उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, कोई मेहनत नहीं है उस चीज की। मतलब मिनिमम मेहनत के अंदर तुम्हारा नाम, क्वालिटी अच्छी हो जाती है तुम्हारी। या तो एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ रहा हो, बहुत ही मुश्किल काम हो, ये बात है। ये रेफरेंस जो मेंडले ये काम ये करके दे रही है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो आधा मतलब तुम्हारा नाम एक फालतू हो जाता है तरीके से, भाई इतना बढ़िया काम किया। और जब तुम काम कर रहे हो, अगर एक पेज तुम लगाए रखो और उसके बाद लास्ट में यूज करो, ये रहा, हाउ टू रिकॉर्ड आर्टिकल्स रिव्यूड बाय अ पीजी स्टूडेंट और समथिंग, ठीक है। इसका क्या करना है, इसमें टाइटल ऑफ द, अभी दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक अब दिखा है तुम्हें, हाँ। तो हाउ टू रिकॉर्ड आर्टिकल्स रिव्यूड बाय पीजी स्टूडेंट, कैसे नोट करना है। जैसे कि 1 2 नंबर, जैसे एक बुक उठाई, दूसरी बुक उठाई, तीसरी बुक उठाई, ऐसे करके तुमने 1 2 3 4 5 नंबर कर दिया। जो तुमको लग रहा है कि भाई ये काम का है, तो उसका ये कागज पे लिखने वाली बात है। और अगर तुमने इतनी सी मेहनत कर ली, बस जब तुम बहुत कुछ देख रहे हो और इतनी सी मेहनत आई है इसकी, तो ये तुम्हारी बिब्लियोग्राफी को बहुत ही कमाल का बना देती है। क्वालिटी उसकी जो, मतलब क्योंकि जो तुम अब काम करोगे ना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए होगा। और तुम इससे तुम कल को अगर तुम कहीं और जॉब लेना चाहते हो तो ये तुमको जॉब दिलवा सकती है एक तरीके से, ये काम एक तरीके से। और इस काम को बेटर करने के काम यही कर रहे हो। शायद मेरे को लगता है 15 मिनट या आधे घंटे का काम भी नहीं होता है। जो ये चीजें मैं तुमको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये तुम्हारे काम की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा एक तरीके से। तो जब इतना सीख ही लिया है तो कुछ ऐसे पॉइंट सीख लो कि भाई
स्टार बन जाओ उसके अंदर काम के। तो अब ये हुआ कि उसमें लिखना क्या है, आर्टिकल का टाइटल पूरा डिट्टो जैसा उसने लिखा था, और ऑथर का नाम भी लिखना होता है। आर्टिकल सिर्फ टाइटल नहीं लिखना था, ऑथर का नाम भी, और ऑथर का नाम जो प्राइमरी ऑथर है उसका लिख दो, बाकी ETL लिख देना बस उसके अंदर। मतलब उसमें लिखा जाता है कि अदर ऑथर्स विद अदर ऑथर्स। उसके बाद में ईयर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन उसके अंदर कि किस जर्नल में हुआ था, उसका एडिशन क्या था, उसका पेज नंबर, वो सब कुछ लिखा जाता है। जब वो पूरा रेफरेंस बताऊंगी इसमें क्या क्या मांगेगा, वो और पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये सब उसमें लिखा जाता है कि वो कहाँ पे, जैसे मैंने कल तुमको ऑनलाइन खोल के दिखाया था, तो उसके अंदर वो अब वो ऑनलाइन उस वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो मेरे को लगता है ये कंपाइलेशन वर्क है। यहाँ ये जर्नल पब्लिश नहीं है, तो इन्होंने कहीं और पब्लिश किया उनको एक तरीके से कैटेगरी में डाल के सिर्फ शो कर रहे हैं, लिस्ट है उन लोगों की, लेकिन ओरिजिनल ये कहीं और किसी और जर्नल में पब्लिश हुआ होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें डली हो। तो शायद ये जो स्टार्टिंग में समरी थी आई थिंक उसके अंदर उसमें डाला हुआ है शायद उन्होंने, जब वो आर्टिकल खोलते हैं, दोबारा खोल के देखती हूँ मैं वो वाला, तो उनमें डला होता है, हर जगह डला होता है जब भी वो आर्टिकल की बात होती है कि ये कब, कौन से ईयर में, कौन से जर्नल के अंदर, कहाँ पब्लिश हुआ है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स लिख पाओ, ये कोई सुपर नेसेसरी नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव्स भी लिख लो। ये जो 3 पॉइंट है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल और ऑथर का नाम, ये बीच में पॉइंट मिस है इसके अंदर, ये ऑथर का नाम और तीसरा ईयर एंड पब्लिकेशन, ये 3 पॉइंट तो मिस ही नहीं करने, मतलब ये तो मिस ही नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स में अगर तुमको लगता है कि भाई मे बी तुम्हें जब तुम ऑब्जेक्टिव्स लिखने लगो या तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखने लगो, तो ये पॉइंट तुम्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखने में अगर हेल्प करता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी ये थे, मेरे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं, या मेरे ऑब्जेक्टिव और इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट थे, तो मैं इसको लिटरेचर में लिखने में यूज कर सकती हूँ। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है एक तरीके से। तो ये पॉइंट्स क्या होता है, एक तरीके से ऑप्शनल होता है कि अगर तुमको लगता है कि ये तुम ये लिख दो और लास्ट में तुम्हारे को वो इन्फॉर्मेशन सेंस कर रही है और तुम्हें हेल्प कर रही है बेटर बनाने में, तो रिकमेंड किया जाता है कि लिख लो उसके अंदर, क्योंकि ये 1 या 2 लाइनें ही होती है, ज्यादा बड़ी लाइनें नहीं होती है इसके अंदर। मेथोडोलॉजी जो आगे तुम्हें बताऊंगी क्या होता है वो लिखो, ज्यादा बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्टडी डिजाइन कैसा था, सैंपल साइज कैसा था, ये 5, 7, 10 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ये यहाँ लिखो इसके अंदर। मेजर फाइंडिंग्स क्या मिली, क्या रिजल्ट था, और बाद में रिकमेंडेशन और लिमिटेशन। रिकमेंडेशन और लिमिटेशन जो बहुत बढ़िया रिसर्चेस होती हैं उन्हीं में लिखा होता है, और जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, पीयर रिव्यूड वर्ड एक बार भूल जाओ, बस जो बढ़िया जर्नल्स होते हैं वो ये सेक्शंस जरूर लिखवाते हैं उनसे। रिकमेंडेशन और लिमिटेशन, रिकमेंडेशन मतलब ये जो मैंने काम किया है, मैं चाहता हूं कि इसके आगे ये इस तरीके का और काम हो, दूसरों को रिकमेंड करते हैं। लिमिटेशंस कि मैंने जो काम किया उसकी ये इसमें ये कमियां रह गई, तो ये अगर तुमने ऐड कर ली, तो ये तुमको जो मैं तुमको बता रही हूँ कि भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, वो लिखने में कितना हेल्प करेगी। वरना तुम इतना सारा कुछ याद कैसे रखोगे उसके अंदर कि भाई इतनी मैंने 10 पढ़ी, 15 पढ़ी, 20 पढ़ी, तो उसका उससे मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, क्या हो रहा है, तो मे बी वो तुम्हें फ्लक्चुएट करे। ये लिस्ट बना ली तो तुमको ये इस पूरा ये 10 इसमें नाम ऐड हुए, 20 हुए, 25 हुए, लेकिन ये तुमको रिव्यू लिटरेचर लिखने में सुपर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी इसकी। अभी तक कुछ समझ ना आया हो तो बताओ, या कुछ और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता हो, नहीं तो फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इससे रिव्यू ऑफ लिटरेचर और कैसे करेंगे या क्या करेंगे, हेल्प करेगा तुम्हें प्रैक्टिकली। मेरा मुद्दा यह है कि जितना तुम सीख पाओ थ्योरेटिकली, उससे बढ़िया तुम प्रैक्टिकली सीख जाओ। थ्योरेटिकली तो पेपर एक ही बार होना है और पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है। उसमें तुम अगर उस थ्योरेटिकल नॉलेज के चक्कर में थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन कर गए, तुम्हारे को वो लाइफ में ज़्यादा हेल्प करेगी इसके साथ में। और कुछ भी नहीं लगता, जितना तुम थ्योरी में पढ़ रहे होते हो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा 20% मेहनत हो रही होती है प्रैक्टिकल सीखने में। जितने मैंने लिंक्स दिए हैं, स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, मैंने तुमको सिर्फ वही निकाल के दिए जो उन्होंने बताए हैं। इसके अंदर और स्क्रीनशॉट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, एक तो ये तुम सारी वेबसाइट्स खोल के देखना, उसके अंदर टाइप करके देखो, क्योंकि मेरे पास एक्टिवेटेड लिंक नहीं है, वरना तुम्हें मैं सीधे फॉरवर्ड कर देती इसके अंदर, तो मैं तुमको फिर पेपर फॉर्म में दे दिए। ये वेबसाइट्स खुद खोल के देखोगे, उससे तुम्हें आइडिया होगा कि भाई दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसकी कुछ लोगों ने खोल भी लिए होंगे आई थिंक, कुछ जिनको आइडिया होगा। और उसके बाद में जो कुछ एक मैं तुमको अपने एनसीएच वालों ने 2 स्लाइड्स दी थी, एक पे लिंक्स दिए थे, एक पे उन्होंने होम्योपैथी से रिलेटेड सम लिंक्स डाले हुए थे। तो उसमें गाइडलाइंस वगैरह
ऐसे करके कुछ और हैं जो और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, जनरल वो बात रिसर्च बेटर कैसे हो सकती है या क्वेश्चनर बना रहे में मे बी जैसे रजिस्ट्रेशन वाला बता दिया, ऐसे करके और इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं कुछ जो गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी ऐसे करके। तो इस तरीके की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है और रिव्यू किसी एक सेक्शन में डालने वाली नहीं है, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट है ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं डालने वाली, वो जनरल सी बात है ऐसे करके, ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए। वो तुम्हें मैं लास्ट में बताऊंगी सब कुछ करने के बाद में कि वो तक तुम्हारे को इतना समझ आने लग जाएगा। आज भी बता दूं तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन वो इस एरिया का पार्ट नहीं है, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट नहीं है कि वहां जाके तुम उस गाइडलाइंस को देखो। हेल्प तो करती है तुम्हें, मेथोडोलॉजी बनाने में हेल्प करती है, गाइडलाइंस तुम्हें पता चलता है कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से वो गाइडलाइंस तुम्हें हेल्प करती है। कि भी जैसे बताया कि रूल्स हैं कि भाई अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे तुमको मैंने शुरू में बताए थे, उसमें एक तुम्हें कि हेल्सिंकी का मैंने वो जाके देखो ऐसे करके, तो कुछ मैं तुमको वहां बता दिए हैं ऐसे करके। तो वो जो तुम स्टार्ट में ही खोल लेते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ में कि मैंने सोच लिया कि ये करना और ह्यूमंस पे करना है, तो ह्यूमंस के बाद में मैंने अब ह्यूमंस के ऊपर गाइडलाइन के लिए जो मेरे पास डेटा मतलब वो रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, कि जो वो मांग रहे हैं कि ह्यूमन पे अगर पार्टिसिपेंट्स पे करते हो या चिल्ड्रन पे अगर तुम कोई स्टडी करते हो तो तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते एक तरीके से। तो जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग तुम डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस टाइप की स्टडी करनी है कि नहीं करनी एक तरीके से। तो वो उस तरीके से हेल्प करता है एक तरीके से तुम्हें कि भाई गाइडलाइंस का पता हो, बाद में पता चले कि भाई तुमने डिसाइड कर लिया, स्टडी शुरू भी कर ली, साइनॉप्सिस भी हो गया, सब कुछ हो गया और तुम स्टार्ट कर रहे हो, और स्टार्ट करके प्रैक्टिकल जब तुम कर रहे हो तब पता चले कि ये तो गाइडलाइन है, ये काम करने के लिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है, मतलब ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे कि एक इसमें भी दे रखा है, वो एथिक्स में आगे बढ़ाऊंगी, एथिक्स वाले पार्ट में वो थोड़ा डलता है इसके अंदर, उसमें थोड़ा डिटेल में आएगा। आइडिया थोड़ा तो यही दे देती हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर 18 साल से कम का है, माइनर है, तो अपने कहते हैं कंसेंट फॉर्म साइन कराना होता है, जो तुम्हारे को लास्ट में इन्होंने फॉर्मेट्स में भी दिया होगा कि पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन कराए जाते हैं कि भाई जो उनकी इन्फॉर्मेशन हो रही है वो स्टडी हमारी स्टडी में कहीं और जगह यूज हो सकती है, किसी और जगह दिखाई भी जा सकती है, उनके चार्ट फॉर्म बन रहे हैं, उनका नाम कहीं यूज हो सकता है, तो उनका जो रिलेटेड डेटा, क्योंकि है तो उसकी बीमारी, है तो उसका नाम, तो उसका कंसेंट मिलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं यूज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो अगर वो 17 साल 18 साल से छोटा है तो पेशेंट खुद नहीं, उसके पेरेंट्स की सिग्नेचर लगते हैं। तो तुम्हारी अगर स्टडीज है बाई चांस चिल्ड्रंस पे है तो कंसेंट फॉर्म कहाँ से आएगा? उनके पेरेंट्स से। और फिर जो लेकिन बच्चे को भले वो कितने भी 5 साल के, आई थिंक उसका एक कोई लिमिट है शायद, एग्जैक्टली एज लिमिट मुझे ध्यान नहीं है, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, वहाँ पे देखना कि क्या क्या दे रखा है कि भाई बिल्कुल छोटे बच्चों को या टीनेजर्स को या अलग अलग कैटेगरीज के हैं कि किसको क्या मिल सकता है, किससे क्या परमिशन पूछ सकते हो। तो जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको भी सिंपल लैंग्वेज में ये बताया जाता है कि बेटा आप जो आप बोल रहे हो ये किसी और बच्चे का अगर कोई बीमार होगा या कुछ ये स्टडी हो रही है वहां पे ऐसा यूज होगा, भले उस बच्चे का मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वो एक खेल है या कुछ भी है, लेकिन उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। इतनी बड़ी बात है। पेरेंट्स का तो है ही कंसेंट, लेकिन बच्चे तक को वो आइडिया दे जाता है। ये सुपर एथिकल चीजें हैं जिसको कोई यूज नहीं कर रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो बात अलग है, लेकिन जब तुम गाइडलाइंस देखोगे तो डिटेल में तुम्हें दिखेगा कि ऐसा होता है। क्योंकि ये चीज जब वो गाइडलाइंस अगर तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया और वो पब्लिश हो गई है आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे इन गाइडलाइंस की बहुत इज्जत है, जैसे शिकागो के अंदर, यूएस के अंदर, वो लोग सुपर एथिकल तरीके से उसको काम करके उसमें दिखाते हैं, तो वो ये सेक्शंस वगैरह देखते हैं। मे बी कि कल को तुम्हारा कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई इंटरव्यू हो जाए किसी कंपनी के अंदर, तुम अपनी स्टडी दिखाओ और वहाँ पे उनको ये पॉइंट मिल जाए और इस पॉइंट पे पंगा हो जाता है कि भाई ये पॉइंट से तुम बैक हो, ये तुमने सही नहीं किया, ये एथिकल सही नहीं, और तब भी ये बात बहुत बड़ी लगती है। इन फ्यूचर, आगे वाले फ्यूचर में कौन कितना किसकी क्या रेंज होने वाली है वी डोंट नो, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में इंडिया सबसे बढ़िया काम कर रहा है, और कल को इंडियन जो लोग होम्योपैथ्स हैं उनका बाहर डिमांड बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बारे में जिस हिसाब से रिसर्चेस हो रही हैं, कॉलेजेस हो रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है, पैसा मिल रहा है पीछे से, तो आपको नहीं पता कि आपका क्या स्कोप होगा। तो जो काम कर रहे हो उसके अंदर अगर कल को यही काम आपकी आइडेंटिटी बनने वाला है, अगर यूज होने वाला है, तो उसके अंदर कहाँ से
कमी रह सकती है। तो कुछ पॉइंट्स अगर यहीं से पता चलते हैं कि यार इसको अभी मैं बेटर कर लूँ, और उसको बेटर करने में कोई जोर नहीं लगेगा, बाद में कल को वो चीज़ जब पक्की हो गई उसमें चेंज नहीं हो सकती। ये होता है बस उसके अंदर। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चले, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, जो अपने अगला टॉपिक है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का स्क्रीनशॉट में तुमको फटाफट दे दूं ताकि कल इसका और डिटेल में पढ़ेंगे। एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगला टॉपिक जो अगला अपना स्टार्ट है, तो उसमें क्या है, उसमें है एम्स होता है और ऑब्जेक्टिव्स होता है। जब तुम देखोगे जितनी रिसर्चेज है ना वो सारी खोल के देखना मतलब ये सेक्शन निकाल के देखना। अगर तुम्हारे पास कोई थीसिस अवेलेबल है या जो तुमको मैंने बताई है, कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलो, उसमें जाके वो सेक्शन में देखो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में दे रखा है। तो थीसिस वाले सेक्शन, थीसिस में तो पूरा ढंग से लिखा होता है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनके अंदर थोड़े थोड़े पार्ट में लिखा होता है। कई जगह लिखा भी होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये लेके चले थे, कई जगह नहीं भी लिखा। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव और लिखा जो जाते हैं एम या ऑब्जेक्टिव, एम वो होता है जो तुम उम्मीद करते हो, होप करते हो कि भाई मैं ये करूंगा, और वो 1 या 2 लाइनों में लिखते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं करूंगा कैसे, ये होता है, उसके बारे में लिखना। तो इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलूं तो ये मोटा मोटा यही होता है। और लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, तुम मैं ये करूंगा, होप होती है जो तुम करने वाले हो। एक जो बहुत बढ़िया रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा 1 मैक्सिमम 2 लेके चलते हैं। मैं ये करूंगा, एक तरीके से जो लेके चलते हैं, जो होप लेके चलते हैं वो 1 या 2 होते हैं एम्स। और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैसे करूंगा, एक एक्शन फॉर्म के अंदर उसको बताने के लिए। तो कैसे करने के लिए 2 नहीं तो 3, ये इससे ज्यादा नहीं बनाना। एम 1, ऑब्जेक्टिव 2, बढ़िया। और वो तुम लास्ट में पूरी स्टडी करने के बाद यही देखा जाता है, जैसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस हमारी प्रूफ हुई कि नहीं हुई। दूसरा ये देखा जाता है कि जो तुम एम या ऑब्जेक्टिव लेके चले थे तुम वो अचीव कर पाए या नहीं। तो इससे कहानी जो ये 1 या 2 लाइनों की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं। और ये समझ कैसे आएगी कि तुम्हारा एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि स्टेप जो मैंने बताए थे कि तुम पहले कोशिश करते हो कि मैं रिसर्च क्वेश्चन बनाऊं। रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता दिया। रिसर्च क्वेश्चन के बाद में जैसे मैंने तुमको बताया था टाइटल, जो टाइटल होता है, जो रियलिटी होती है टाइटल बनाने की, वो होती है लगभग ऑलमोस्ट एम्स ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर और आधा काम करने के बाद में तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली लास्ट में टाइटल बनता होता है। क्योंकि तब तक तुम डिसाइड कर चुके होते हो कि मैं कौन सी स्टडी करने वाला हूँ, मैं ये एम्स, ये उससे पहले आता है कि भाई प्रैक्टिकली कि भाई मैं क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा। और वो उसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद पता चलता है कि भाई मेरे इसके अंदर और क्या क्या प्लसेस या माइनसेस हैं, तो किस तरीके की स्टडी मुझे करनी चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद में जब तुम्हारा सब कुछ तैयार हो जाता है तब जाके तुम्हारे पास टाइटल में लिखने लायक मटेरियल, जो टाइटल को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो सब सारे पॉइंट्स तब तुम्हें मिलते हैं ये प्रैक्टिकली पॉइंट्स करने के बाद में। लिखने के लिए क्योंकि टाइटल तुम पहले लिख रहे हो तो बता दिया जाता है कि टाइटल पहले लिखा जाता है। लिखा तो सबसे पहले स्टार्टिंग में टाइटल ही लिखा जाता है। प्रैक्टिकली तुम सोचो कि जो तुमको टाइटल में लिखना है कि स्टडी डिजाइन करने वाला हूँ, उसमें मैं ये काम करने वाला हूँ, वो रिसर्च क्वेश्चन तक तो समझ में आ रहा है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद में तुम्हारे दिमाग में तुम उसके लिए रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, फिर तुम उसका मैटर इकट्ठा कर रहे हो। उस मैटर के बाद मैटर करने के बाद में तुम उसमें लूप होल ढूंढ रहे हो। लूप होल ढूंढने के बाद में समझ में आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसके अंदर, और उसके बाद में देख रहा हूं कि भाई मैं इसमें और क्या एम और ऑब्जेक्टिव लेके चलूंगा। ये सब करने के बाद में अब तुम टाइटल बनाते हो। तो ये बहुत खिचड़ी है एक तरीके से कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लिखने का तो रूल तो है कि लिखने जब तुम लिखोगे रिसर्च राइटिंग या सिनॉप्सिस राइटिंग तो ये यही 10 स्टेप्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो तब तुम्हें देख रहे हो कि भाई हो सकता है कि रिसर्च क्वेश्चन बनाने से पहले तुम मैटर देख रहे हो, तो मैटर तुम वहां भी देख सकते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तुम बीच में 10 बार रिव्यू ऑफ लिटरेचर घुसा रहे हो, तो लिटरेचर तुम बार बार देखे जा रहे हो, हर पॉइंट पे तुम देखे जा रहे हो। तुम क्वेश्चन बनाने के लिए भी देखे जा रहे हो, तुम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी देखे जा रहे हो, तुम टाइटल बनाने के लिए भी देखे जा रहे हो। तो ये बहुत बार घुसता है। तो इसका कोई प्रैक्टिकली उस चीज का कोई रूल नहीं होता एक तरीके से। तो वो
लेकिन एम और ऑब्जेक्टिव एक देखे थे, इसके बाद में तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी होती है कि अच्छा मेरा टाइटल क्या बनेगा। उसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई टाइटल के अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी शो हो जाए, स्टडी डिजाइन शो हो जाए, आपका प्लेस शो हो जाए, अगर ऐसे करके है तो वो सब कुछ उसमें शो होता है। तो एम्स ऑब्जेक्टिव्स इतने जरूरी हैं कि वो इंडिकेट करें कि भाई स्टडी टाइटल तक में आ जाते हैं थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव होता है। और जब तुम एब्स्ट्रैक्ट भी लिख रहे थे तो उसके अंदर स्टार्टिंग में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव उसमें जुड़ा था। एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग सबसे पहले वाली हेडिंग थी बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप सब उसमें लिखते हो, तो उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज हो रहा था। तो ऑब्जेक्टिव जो दिख रही है, ये जो एम की एक लाइन और ऑब्जेक्टिव की 2 लाइनें, ये सबसे पहले बोलेंगी तुम्हारी रिसर्च के बारे में। कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी पूरी रिसर्च, सिर्फ 3 या 4 हेडिंग्स के अंदर का मटेरियल पढ़ेगा। तो जो कोई खोल के देखेगा, टाइटल पढ़ा जी, टाइटल के बाद देखा कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव क्या था, ये 4 लाइनें, या हाइपोथेसिस क्या थी, ये 2 लाइनें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कोई नहीं देख रहा। ये तो तुम्हारे अपने ज्ञान के लिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कोई नहीं खोल के देख रहा बाद में। और लास्ट में जाके तुम्हारा रिजल्ट या तुमने जो बनाया है, एनालिसिस किया है, कौन सा टेस्ट लगाया था, वो जो तुम एम ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस लेके चले थे, वो वहां जाके प्रूव होती है कि नहीं। ये 5 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी रिसर्च ढंग का बंदा देख लेता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखने का जो मैंने बताया कि तुम वो जो 50 पेज लिखने वाले हो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो ना हो, इस 4 लाइनों की, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के ये 4 लाइनों की उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उल्टा उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग तो वही खोलेगा, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब कोई देखने आता है, कोई पढ़ने आता है, कोई और नया बंदा तुम्हारे रिसर्च को खोलता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये इसलिए ये है। तो इसकी अपने डिटेल में कल पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। प्रैक्टिकली तुम्हें बता दूंगी मैं इसके अंदर क्या करते हैं। होता सिंपल सी भाषा में ये है कि एम एक तरीके से उसका थोड़ा होप है कि मैं ये करूंगा, और उसका एक्शन प्लान जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स में होता है। ठीक है, तो ये कल इसको डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही।